स्टार्ट करते हैं। सॉलिड बॉडी के लिए इलास्टिसिटी डिफाइन होती है। इलास्टिसिटी होती क्या है इसको समझते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे मान लो ना कोई रबर है, कोई एक रबर का आप एग्जांपल ले लो। एक रबर की अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं, जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं, है ना, आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहले जो रबर इतनी लेंथ की थी, अब वो थोड़ी लेंथ ज्यादा हो जाती है, ऐसी हो जाती है लेंथ, नहीं लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को किया जीरो, एक्सटर्नल फोर्स को जैसे ही कर दिया जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो मीन्स एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, तो आप देखेंगे ना कि ये ना इस वे में मूव करता है अपने साइज को रीगेन करने के लिए। दे ट्राई टू रीगेन देयर शेप, रीगेन देयर शेप, अपने शेप को रीगेन करने की कोशिश करता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड elasticity. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड elasticity. इसी प्रॉपर्टी को क्या बोली जाती है, elasticity बोली जाती है। समझ में आ गया क्या elasticity क्या होती है। elasticity क्या होती है, जब भी आप बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। जैसे हमने क्या किया, ये बॉडी है और हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पे, तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे बॉडी पे, बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, इस फोर्स को बोली जाएगी डिफॉर्मिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या बोली जाएगी, डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो भी हम अप्लाई करेंगे बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और जैसे ही आप बॉडी को डिफॉर्म करते हैं ना, डिफॉर्म करने की टेंडेंसी में आते हैं, तो ना बॉडी के अंदर भी एक फोर्स जनरेट हो जाती है जो बॉडी के डिफॉर्मेशन को रोकना चाहता है, जो बॉडी के डिफॉर्मेशन को रोकना चाहते हैं। तो इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। जो बॉडी को क्या करता है, रीस्टोरिंग का मतलब अपने लेंथ को रीस्टोर करना चाहता है। तो दो टर्म यहाँ पे यूज होगी हमेशा, वन इज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड सेकेंड वन इज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ये दो वर्ड हमेशा यूज होंगे इलास्टिसिटी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन, मान लो ना हमारे पास एक स्टील की एक वायर है और एक है इतने ही लेंथ का रबर का वायर, रबर की वायर, रबर है। अब दोनों पे फोर्सेज आप लगाओ, तो दोनों पे जब आप फोर्स लगाओ, सेम ही फोर्स लगाओ, सेम ही फोर्स लगाओ दोनों पे, एफ और एफ, तो क्या लगता है किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, क्या लगता है, रबर की, रबर की ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं पूछूं कि ये वाला ए है और ये बी है, तो डिफॉर्मेशन किस में ज्यादा आया, डिफॉर्मेशन रबर में। हाँ, रबर का डिफॉर्मेशन, रबर की डिफॉर्मेशन स्टील से ज्यादा है। डिफॉर्मेशन ज्यादा है, डिफॉर्मेशन ज्यादा का मतलब हो गया डिफॉर्मेशन ज्यादा है। अच्छा ये बताओ इलास्टिक कौन ज्यादा है, इलास्टिक कौन ज्यादा है, रबर की स्टील, स्टील। दोनों ज्यादा इलास्टिक कौन है, स्टील। हाँ स्टील। कैसे, सर रबर, सर रबर, रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील, स्टील। स्टील कैसे, स्टील। सर रबर। कौन और ज्यादा सर स्टील में क्या ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स है ना।
हाँ, यही तो समझना है। जो एलास्टिसिटी होती है ना, इलास्टिक, कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक है, ये डिफॉर्मेशन से नहीं पता चलती। इलास्टिसिटी को अगर हमें डिफाइन करनी है ना, तो डिफॉर्मेशन को नहीं देखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो हम डिफॉर्मेशन को नहीं देखेंगे, क्योंकि डिफॉर्मेशन इलास्टिसिटी को शो नहीं करती है। कौन शो करता है इलास्टिसिटी को? तो इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन शो करता है? रीस्टोरिंग फोर्स। जिस बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी, उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी, है ना? तो इसके लिए हमारे पास लॉ है। पहली जो लॉ है, जैसे ही आप फोर्स लगाते हो तो क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक लॉ है। पहले उस लॉ के पहले मैं 2 पॉइंट को डिस्कस करूंगा, जिस पे लॉ वो बेस्ड है। तो वो पॉइंट्स है, 2 पॉइंट की डिफरेंस हमें बतानी है। एक पॉइंट है प्रेशर और दूसरी है स्ट्रेस। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें ये पहले समझना पड़ेगा लॉ में जाने से पहले। प्रेशर क्या होती है? जैसे हम मान लो ये बॉडी है, ये वाली बॉडी है, और इस पे क्या किया हमने? बाहर से फोर्सेस लगाना चालू कर दिया। ये फोर्सेस हमने इधर से लगाना चालू कर दिया, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये हमने एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई किया। अब मान लो इसकी एरिया है S, इसकी एरिया कितनी है? S है। और अंदर में भी एक आपको पता है इंटरनल फोर्स जनरेट होगा। इंटरनल फोर्स जिसको कि रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, वो भी जनरेट होगी। यहाँ पे भी कुछ वैसी ही कहानी होगी। एरिया S है, एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होगी, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, और अंदर में इसको रीस्टोर करने के लिए एक फोर्स जनरेट होगी। तो जो प्रेशर है ना, प्रेशर इज रिलेटेड विद एक्सटर्नल फोर्स। प्रेशर किससे रिलेटेड है? प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड है। तो प्रेशर की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो स्ट्रेस होती है ना, वो डिपेंड करता है रीस्टोरिंग फोर्स पे। स्ट्रेस क्या होती है? तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का यूनिट डायमेंशन तो सेम है, लेकिन दोनों के फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? प्रेशर होती है अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसको हम लोग F एक्सटर्नल बाय एरिया लिखेंगे। और जबकि स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस होती है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड इन बॉडी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होती है। तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं FR से, और वो S हो गई। प्रेशर को हम लोग जनरली P से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। इलास्टिसिटी में स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो ये स्ट्रेस होती है। एक और टर्म यूज करेंगे इलास्टिसिटी में, और वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन इन डायमेंशन। स्ट्रेन क्या होती है? डिफॉर्मेशन इन डायमेंशन। किसी बॉडी में अगर ज्यादा डिफॉर्मेशन आ गया, जैसे रबर, रबर पे आप थोड़ी सी फोर्स लगाओ तो ना बहुत ज्यादा खिंच जाती है। रबर में अगर आप थोड़ी सी फोर्स लगाओ तो क्या हो जाती है? ज्यादा खिंच जाती है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि रबर में स्ट्रेन ज्यादा होती है। रबर में क्या ज्यादा होती है? स्ट्रेन ज्यादा होती है, ऐसा बोल सकते हैं। और स्टील में स्ट्रेन ज्यादा होती है कि कम होती है? तो स्टील में स्ट्रेन कम होती है। स्टील का अगर एक वायर ले लो तो आप कितनी भी फोर्स लगा लो ना, अपनी ताकत का आजमाइश कर लो, उसकी लेंथ बदलेगी ही नहीं। बदलती है लेकिन ना वो प्रैक्टिकली दिखती नहीं, नेग्लेजेबल होती है, क्योंकि उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है बहुत ज्यादा होती है। स्टील में स्ट्रेन कम होती है। तो स्ट्रेन डिपेंड करती है ना कि उसके लेंथ में कितना ज्यादा, एरिया में कितना ज्यादा, वॉल्यूम में कितना ज्यादा बदलाव हो रहा है। तो डिफॉर्मेशन इन द डायमेंशन इज द स्ट्रेन। लेकिन जो मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं स्ट्रेन को, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं स्ट्रेन को? तो मैथमेटिकली स्ट्रेन को ई से सिंबलाइज करी जाती है, और वो स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमेंशन। क्या होती है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन ये कहलाती है स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे मान लो किसी बॉडी के पास एरिया है, किसी बॉडी के पास क्या है? लेंथ है, मान लो पहला एग्जांपल। किसी बॉडी के पास केवल लेंथ ही है, एरिया नहीं है, तो इस पे जब फोर्स लगाएंगे तो इसके लेंथ में चेंज आएगी, तो वहां पे स्ट्रेन क्या लिखी जाएगी? तो स्ट्रेन को आप ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रेन की वैल्यू हो गई चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। इसी तरीके से मान लो किसी बॉडी के पास वॉल्यूम है, तो वहां पे स्ट्रेन कैसे लिखेंगे? वहां पे स्ट्रेन को लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम। तो इस तरीके से मैथमेटिकली स्ट्रेन को लिखी जाती है। ठीक है, स्ट्रेन समझ में आ गई? स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन इन लेंथ। स्टील की स्ट्रेन कम होती है, रबर की स्ट्रेन ज्यादा होती है ना। और प्रेशर और स्ट्रेस का हमने डेफिनेशन बताया कि प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट डायमेंशन तो सेम लगता है, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला आर सेम, लेकिन जो फिजिकल है, फिजिकल लैंग्वेज में देखें तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं। नहीं, दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक लॉ है, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। एक हमारे पास लॉ है हुक्स लॉ। ये दोनों को रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है? इट रिलेट्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे एंड स्ट्रेन को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों को रिलेट करता है ये लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि कोई भी इलास्टिक बॉडी हो दुनिया में, है ना, अर्थ पे या कहीं पे भी, कोई भी बॉडी हम कंसिडर कर लें जो इलास्टिक है, फॉर इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक जो भी बॉडी होगी ना, इलास्टिक बॉडी मीन्स जिसमें थोड़ी बहुत भी रीस्टोरिंग फोर्स आती, जिसके डायमेंशन को चेंज करने के लिए जाए तो उस डायमेंशन चेंज को वो अपोज करे, वैसी बॉडी इलास्टिक बॉडी होती है। तो किसी भी इलास्टिक बॉडी में उसने बोला कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन एक लिमिट में, एक लिमिट में। उस लिमिट के बाहर क्या होगी बाद में बात करेंगे। एक लिमिट के अंदर, एक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगी? प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन सिग्मा प्रोपोर्शनल हो गई ई के, और इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और एक कांस्टेंट दे देंगे, कोई भी कांस्टेंट हो गया के। और इस कांस्टेंट को क्या बोली जाती है? इस कांस्टेंट को बोली जाती है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी,
ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोली जाती है। अगर मैं एक रॉड की बात करूं, फॉर अ रॉड, रॉड के पास क्या होती है? रॉड के पास केवल लेंथ होती है, लेंथ होती है रॉड के पास। तो रॉड में जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करो, ये रॉड है, रॉड की लेंथ मान लो है L0, हमने क्या किया, बाहर से फोर्स लगा दिया, इधर से F और इधर से भी F। तो थोड़ी सी लेंथ क्या होगी, आप देखेंगे थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। कितनी बढ़ गई? मान लो ये लेंथ था L0, थोड़ी सी बढ़ी है, डेल्टा L लेंथ बढ़ी है। फोर्स लगाने के बाद कितनी लेंथ बढ़ी है? डेल्टा L लेंथ बढ़ी है। और ये बैलेंस में, डेल्टा L लेंथ बदलने के बाद अब क्या दिख रहा है कि अब लेंथ देखो, रबर को ना थोड़ा फोर्स लगा के खींचो तो शुरू में उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन अब देखेंगे कि अगर आप फोर्स का अमाउंट बढ़ाओ नहीं, एक कांस्टेंट फोर्स लगाओ, तो थोड़ी खींचने के बाद रुक जाती है। उसका मतलब ये हुआ ना कि जब रुक जाती है तो उस समय एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स दोनों बराबर हो जाता है। यानी एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गए? बराबर हो गए इस कंडीशन में। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स को अप्लाइड फोर्स के बराबर लिखी जा सकती है। तो स्ट्रेन कितनी हो गई? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ स्ट्रेन कितनी हो गई यहाँ पे, तो हमें पता है कि चेंज इन लेंथ डेल्टा L है और शुरू में लेंथ थी L0, तो ये स्ट्रेन हो गई। अब आपसे बोलेगा स्ट्रेस कितनी हो गई बताओ, तो स्ट्रेस क्या बताया था हमने? स्ट्रेस बताया था रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बताया था रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो एरिया तो है नहीं इसके पास, मान लो बहुत छोटा सा एरिया है ना, बहुत छोटा सा एरिया है। तो इसमें स्ट्रेस को क्या लिखी जा सकती है? स्ट्रेस को लिखी जा सकती है, फोर्स तो हो गया F के इक्वल, क्योंकि अभी मैं बताया कि खींच जाने के बाद रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल हो जाती है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है, जो कि F है गिवन। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी F हो गई और क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो S हो गई। तो ये हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन। क्या क्या निकल के आया? स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस की वैल्यू आई F अपॉन S और स्ट्रेन की वैल्यू आई डेल्टा L बाय L0। और हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ से दोनों को रिलेट कर सकते हैं ना। हुक्स लॉ क्या कहता है कि हुक्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू हुक्स, स्ट्रेस इक्वल्स टू K टाइम्स E, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू रख दो F ओवर S के, और E क्या हो गई? डेल्टा L ओवर L। तो जब हम रॉड की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? रॉड की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ना ये जो K होती है उसको हम लोग Y लिखते हैं। क्या मैं बताया कि जब हम रॉड की बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो ये इलास्टिसिटी की कांस्टेंट होती है उसको हम लोग Y लिखते हैं। इसी को क्या किस में चेंज कर देते हैं? Y में। तो रिलेशन क्या आ जाती है? F ओवर S इक्वल्स टू Y डेल्टा L ओवर L, और इस Y को बोली जाती है यंग्स मॉडुलस। इस Y को क्या बोली जाती है? यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग साइंटिस्ट का नाम है, 12th में आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। यंग साइंटिस्ट का नाम है, उसी के सम्मान में Y से रिप्रेजेंट करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि यंग्स मॉडुलस क्या है, तो आप लिख सकते हो, इसी को रीअरेंज कर दो। तो यंग्स मॉडुलस हो गई F ओवर S डेल्टा L ओवर L। और अभी मैं बताया कि F ओवर S तो स्ट्रेस है और F डेल्टा L ओवर L तो स्ट्रेन है। तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? डिफाइन यंग्स मॉडुलस। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यंग्स मॉडुलस को अगर डिफाइन करनी हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल है, इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन
for a longitudinal body, for a longitudinal body. longitudinal body means ऐसी बॉडी जिसके पास लेंथ और एरिया बहुत छोटी हो, जिसके पास लेंथ हो लेकिन एरिया क्या हो, बहुत छोटी हो। बहुत छोटी एरिया का मतलब यह है कि जब लेंथ बढ़ेगी तो एरिया में कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं, इसीलिए तो यंग्स मॉड्यूलस है। इसी तरीके से मान लो अगर रॉड नहीं है, हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, हमारे पास कैसी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी का कुछ तो रेडियस रहेगा। अगर इसको मान लो ना बहुत गहराई में पानी के अंदर ले जाके छोड़ दो, मान लो ना 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर नीचे, है ना, पैसिफिक ओशियन में 10 किलोमीटर नीचे ले जाके बॉडी को रख दो यहाँ पे, तो 10 किलोमीटर नीचे पता है ना चारों तरफ से लिक्विड का बहुत हाई प्रेशर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत हाई प्रेशर लगेगा, और ये ना बॉडी बहुत छोटी हो जाएगी। 10 किलोमीटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। या मान लो ना ऐसे प्रैक्टिकली आप सोचो कि मान लो कि हमने क्या करा, एक हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एग्जिस्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो क्या होता है, कोई भी बॉल ले लो हल्की सी या प्लास्टिक की या रबर की, तो चारों तरफ से एयर इस पे प्रेशर लगा रहा है, तो इसका एक रेडियस है आर। लेकिन जैसे ही एयर से हटा करके इसको वैक्यूम में डाल दो, तो आप क्या देखेंगे कि पहले रेडियस थी आर, क्यों, क्योंकि बाहर से प्रेशर लग रहा था एयर का, और जैसे ही वैक्यूम में ले जाएंगे तो आप देखेंगे क्या, एकाएक एक चेंज आ गया है, इसकी एरिया थोड़ी सी, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर वाला जो प्रेशर है वो हट गया है, तो इसकी रेडियस थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। पहले वॉल्यूम थी वी नॉट, तो अब वॉल्यूम थोड़ी सी डेल्टा वी से चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई। सर हाँ जी बोलो। रिपीट कर दो सर इसको एक बार। नहीं समझ में आया? हाँ मैं सर ये क्या वाला बोल नहीं रहा है। हूँ कि ये एक बॉडी है, बॉडी की कुछ तो साइज रही होगी एयर में, और एयर में हमें पता है कि चारों तरफ से एयर क्या कर रहा होगा, इस पे प्रेशर लगा रहा होगा। इसी बॉल को अगर मैं वैक्यूम में रख दूं, कहाँ रख दूं, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में क्या होगा, जैसे ही एकाएक रखोगे तो एयर का प्रेशर पता है ना कितनी होती है, एयर की प्रेशर बहुत ज्यादा होती है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी प्रेशर एकाएक जब वैक्यूम में रखेंगे तो इतनी प्रेशर एकाएक बॉल पर से हट जाएगी, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगी फिजिकली कि इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। क्या होगी इसकी वॉल्यूम बढ़, पहले जो बॉल दबी हुई थी आर साइज की, वो क्या होगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी, इतनी वॉल्यूम बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगी बताओ, वॉल्यूम में चेंज हो गया डेल्टा वी, और शुरू में वॉल्यूम था वी, तो इस तरीके से स्ट्रेन को डिफाइन कर पाएंगे। जिस बॉडी के पास साइज होगा उसके लिए भी स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। तो ऐसी बॉडीज के लिए ना बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं। कौन सी मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉड्यूल। बल्क मॉडुलस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बल्क मॉडुलस क्या होती है, जैसे यंग्स मॉडुलस क्या बोला, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बोला, किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के लिए, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के लिए हमने यंग्स मॉडुलस बोला है। वैसे जिस बॉडी के पास वॉल्यूम होगी उसके लिए बल्क मॉडुलस डिफाइन होगी, वो होगी सिग्मा बाय ई। और ये बॉडी कैसी बॉडी होगी, वॉल्यूमेट्रिक होगी, इस बॉडी के पास वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी के स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को क्या बोली जाएगी, बल्क मॉडुलस। और लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोली जाएगी, यंग्स मॉडुलस।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है, कभी कभी देखो ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लो एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है और आपने क्या किया, ऐसी बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे बहुत सारी रस्सी बांध के खींच रहे हो, है ना, 10-15 आदमी को लगा दिया इसको खींचने के लिए, और यहाँ पे फिक्स है, ये वाला फिक्स है कि ये आगे नहीं जा सकता है, हर जगह से फिक्स है, हर जगह से क्या है, फिक्स है। तो जैसे ही ये वाला एरिया मान लो ऐसे, तो जैसे ही आप इस पे बहुत बड़ा फोर्स लगाओगे तो आप देखेंगे इसकी साइज थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, होगी कि नहीं? यस इसको सर। देखेंगे पहले ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया और ये वाला तो पोर्शन फिक्स है, ये तो आगे बढ़ना ही नहीं है। तो क्या होगी, अगर ये बॉडी इलास्टिक होगी ना तो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। बेस वाला में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ऊपर वाली ना, ऊपर वाली थोड़ी सी स्लाइड कर जाएगी। इसको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शियर होना। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि बॉडी शियर हो गई है, बॉडी शियर हो गई है। इस बॉडी को क्या बोलते हैं, इस तरीके के प्रॉपर्टी को शियर बोलते हैं। तो कितना आगे बढ़ा है, कितनी एंगल आगे डेविएट हुआ है, तो ये एंगल मान लो थीटा है और ये वाला लेंथ मान लो एक्स है, और कुछ तो बॉडी का हाइट रहा होगा एच। तो यहाँ पे भी बॉडी में एक तरीके का डिफॉर्मेशन आया है ना, यहाँ पर भी बॉडी में एक डिफॉर्मेशन आया, बॉडी में एक डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन आई है। और हमें पता है डिफॉर्मेशन को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेन। क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन। तो ये कैसी स्ट्रेन है, तो इस तरीके के स्ट्रेन को बोली जाती है शियर स्ट्रेन। क्या बोली जाती है, शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल ईटा था, वही सिंबल हम यूज करते हैं शियर स्ट्रेन के लिए। शियर स्ट्रेन क्या हो गई, तो ये जो एंगल थीटा है ना, जितने एंगल से ये आगे चला गया वर्टिकल लाइन, इसी एंगल थीटा को बोली जाती है शियर स्ट्रेन। और थीटा को मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। आपको पता है ना, थीटा का फॉर्मूला लिखते हो मैथ में, थीटा इक्वल्स टू L/R। तो यहाँ पे L क्या है, यहाँ पे L है ये वाली हाइट, नहीं x है, और R का काम यहाँ पे h कर रहा है। तो L का काम क्या कर रहा है, L का काम x कर रहा है और R का काम h कर रहा है। तो शियर स्ट्रेन थीटा को, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन को E से रिप्रेजेंट करते हैं। शियर स्ट्रेन है तो ES लिखेंगे। शियर स्ट्रेन को थीटा लिखो या x/h लिखो। तो कितने तरीके का स्ट्रेन में बताया, अभी तक मैं आपको कितने तरीके का स्ट्रेन बताया, स्ट्रेन का मैं 3 टाइप बताया। टाइप 1 कौन सी थी, टाइप 1 थी बॉडी के लेंथ में चेंज आने के कारण स्ट्रेन, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये क्या आई थी, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ। दूसरा कौन सा टाइप बताया स्ट्रेन का, दूसरा टाइप था EB, है ना, या EV, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बॉडी के पास वॉल्यूम में अगर चेंज हो जाए तो इसको लिखेंगे del V/V, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और थर्ड टाइप आपको मैं बताया, थर्ड टाइप इज व्हाट, ES, जिसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हमने डिनोट किया थीटा से, और थीटा आती है x/h। क्या आती है, x/h। तो 3 तरीके का स्ट्रेन हो गया। उसी टाइप से 3 तरीके का स्ट्रेस भी होगा। कौन कौन सा स्ट्रेस होगा बताओ। पहला टाइप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, क्योंकि लेंथ में चेंज आने की वजह से स्ट्रेस आई है।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम लोग सिंपली फोर्स बाय एरिया लिख देंगे। ये फर्स्ट टाइप हो गई। सेकेंड टाइप कौन सी स्ट्रेस आएगी? सेकेंड टाइप स्ट्रेस आएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो गई कि हमने बोला था, अभी एक एग्जांपल दिया था कि वॉल्यूम पहले इतनी रहती है और प्रेशर हटने के बाद ये हो जाती है, और प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दो तो ये हो जाएगी, है कि नहीं? शेप चेंज हो सकती है। ये कब आएगा? जब प्रेशर को कर दिया कम तो ये साइज आ जाएगी, और प्रेशर को कर दिया ज्यादा तो ये साइज आ जाएगी। ज्यादा करने पे साइज कम हो जाएगी, कम करने पे प्रेशर साइज ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यहाँ पे चेंज इन प्रेशर को बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? चेंज इन प्रेशर को ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोली जाएगी। और थर्ड टाइप की स्ट्रेस होगी शियर स्ट्रेस। थर्ड टाइप की स्ट्रेस कौन सी होगी? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होगी? शियर स्ट्रेस को सिग्मा एस से डिनोट करेंगे। अभी मैं बताया था कि इस तरीके का हमने एक बॉडी कंसीडर किया, और इसकी ये वाली सब कुछ फिक्स्ड है लेंथ, और ये वाली एरिया है एस, और हमने फोर्स लगाया इस पे, रस्सी सब जगह बांध करके यूनिफॉर्मली फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? एफ फोर्स लगाया। तो जो शियर होती है, इस फोर्स और इस एरिया का डिवीजन होता है। शियर स्ट्रेस क्या होती है? ये जो फोर्स लगाया और जिस सरफेस पे लगाया उसी सरफेस की एरिया कहलाती है शियर। उसी सरफेस की एरिया को यहाँ पे ली जाती है। ठीक है, तो ये तीन तरीके का स्ट्रेन हो गया और तीन तरीके का स्ट्रेस हो गया। और इलास्टिसिटी कांस्टेंट इसी तरीके से तीन टाइप की हो गई। इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी तीन तरीके की हो गई। क्यों? हमारे पास कौन कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन है? एक हो गया स्ट्रेन, एक हो गया स्ट्रेस, और दूसरा हो गया इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो स्ट्रेन कौन सा पहला बताया था? पहला बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम लोगों ने लिखा डेल्टा एल बाय एल। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गई थी? एफ ओवर एस। और इसके लिए कौन सी इलास्टिक कांस्टेंट यूज करते हैं? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस यूज करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं y से। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप का। सेकंड कौन सी स्ट्रेन और स्ट्रेस बताया था? सेकंड बताया था, कौन सी बताया था? बोलो। वॉल्यूमेट्रिक। चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। और वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो जाएगी? तो चेंज इन प्रेशर को ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। और इसमें जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट आती है, दैट इज नोन एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, यहाँ पे भी बल्क मॉडुलस। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कई कई बुक में जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, दो तरीके से। और लास्ट जो हमारा थर्ड टाइप है, दैट इज कॉल्ड शियर, और उसके साथ रिलेटेड टर्म आती है शियर स्ट्रेन। वो होती है थीटा, जिसको हम लोग एक्स ओवर एच भी बोलते हैं। और शियर स्ट्रेस क्या होती है? शियर स्ट्रेस होती है फोर्स कौन से एरिया पे लगाया? पैरेलली, पैरेलल फोर्स लेते हैं। कौन सी फोर्स लेते हैं? एरिया के पैरेलल, और जिस एरिया पे लगाते हैं इनका रेशियो ले लेते हैं। और यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, इलास्टिसिटी कांस्टेंट के लिए, उसको बोली जाती है शियर, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको ईटा से रिप्रेजेंट करी जाती है।
है ना। तो मेनली ये 3 टाइप हो गया, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस की। क्या हो गई? 3 टाइप हो गई, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस की। तो क्या करना, आज केवल इतना रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में ये लास्ट हो जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं इलास्टिसिटी में, इतना अगर रिवाइज कर लोगे तो सारे क्वेश्चन ना इसके आधार पे आगे जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हम लोग इसके मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है। तो आज ये वाली रिवाइज कर ठीक। लेना, मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। सर पीडीएफ Yes, sir. लेक्चर भी Thank you, भेज sir. देना, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर लेक्चर भी भेज देना सर। हाँ लेक्चर